अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन काजी फाजल से कहते हैं राकीफ की मौत से कुदस और बाज़ंतीन के ताल्लुकात मुतज़्ज़ल हो गए हैं, लेकिन बेड़े का खतरा आर्जी तौर पर खत्म हो गया। मारिया काफी बड़ा मुअम्मा है। तो काजी फाजल कहते हैं अगर नई मलका शराकत को जारी रखने का इंतखाब करती है तो इसका मतलब है कि हमें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा मेरे वजीर हजरत। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं हमें इसलिए फौज को मजबूत करना होगा। ये सुनकर काजी फाजल कहते हैं वो भी अपनी अस्करी कुव्वतों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, आखिर में बाज़ंतीन से जो भी आए, ताहम असल सलीबी ताकत कुदस के बादशाह के हाथ में है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं अगर हम उनकी नकलो हरकत को देखते हुए उस सिमत में ना बढ़े तो बहुत देर हो जाएगी। अगर हमें उनकी हर हरकत का इल्म हो तो हम उन्हें रोकने के लिए इकदामात उठा सकते हैं। दूसरी जानब जंगल में दरख्त के आगे मैला बहुत ज्यादा खौफजदा खड़ी होती है। चातलियन कमान में तीर डालते हुए कहता है हिलना मत कौंत, हिलना मत, वरना तुम्हारा खूबसूरत सर खून में डूब जाएगा। इसके साथ ही वो तीर छोड़ देता है जो मैला के सर के बिल्कुल ऊपर दरख्त में जा लगता है। मैला कांप जाती है और कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो चातलियन कहता है क्योंकि आप भी कैरक की हवा की तरह धोखेबाज हैं। मैंने आपकी शहजादी सबीला के साथ गुफ्तगू सुनी, तो आप वाकई मुझे मरा हुआ देखना चाहती हैं। हाँ, ये कहते साथ ही वो एक और तीर वहीं पर छोड़ देता है। मैला बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर चातलियन उसकी जानब बढ़ते हुए कहता है तो कौन तो मुझे सच बताएं, शमसा मुझे मार डाले इसके लिए आपने खुदावंद से दुआ की। और फिर तीर निकालते हुए गुस्से से कहता है बहादुर बनो बहादुर और सच बताओ। तो मैला कहती है हाँ मैं चाहती थी, मैं हर रात खुदा से दुआ करती हूँ, मैं उससे दुआ करती हूँ कि वो तुम्हारी इस लाचार जान को ले ले। ये सुनकर चातलियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है आपकी इस तरह बेतकल्फी से सच बताने का शुक्रिया। और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है अब से आप खुदा से पुरसकून होकर दुआ करें, आप कमरे से बाहर नहीं निकल सकेंगी, ये बात याद रखें। ये कहते साथ ही चातलियन सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। मैला भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। दूसरी जानब कुदस में मारिया बालन से कहती है मुझसे मिलने के लिए वो अहम मसला क्या है। तो बालन कहता है ये उस ताजर अलीसा के मुतल्लिक है जिससे आप आज मिली हैं। तो मारिया कहती है वो ताजर राकीफ के काबिल एतमाद आदमियों में से एक है। तो बालन कहता है वो आपके लिए और कुदस के लिए काबिल एतमाद आदमी नहीं है। अलीसा वो शख्स है जो वजीर सलाहुद्दीन के साथियों का साथ दे रहा है। उसने वजीर सलाहुद्दीन के साथियों को महल में दाखिल होने का मौका दिया। तो मारिया पूछती है क्या आपको इस बात का यकीन है। तो बालन कहता है मुझे लगता है कि मैं आपको और बादशाह इमाले को सबूत दे सकता हूँ। यह सुनकर मारिया उसे देखने लग जाती है। दूसरी जानब कैरक में मैला परेशान टहल रही होती है कि चातलियन उसके पास आता है और उससे कहता है आपकी दुआ कैसे जा रही है। ये जानते हुए कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको अपनी दुआओं में ज्यादा मुखलिस होना चाहिए। तो मैला उससे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ बंद करके मेरा ख्याल बदल जाएगा। तो चातलियन कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे इसकी बिल्कुल तोको नहीं है, लेकिन अब से आपकी हर ली गई सांस मेरी मर्जी के ताबे होगी। मैं चाहता हूँ कि आप ये अच्छी तरह समझ लें। और फिर उसके हुक्म पर एक खातून खाना लेकर आती है। चातलियन खाने को जूठा करने के बाद कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, तो अब ये खाना खा लो। ये कहते साथ ही वो खाना रखता है और चला जाता है। चातलियन के जाने के बाद मैला मुलाजमा के हुलिया को देखने लग जाती है। इधर काहिरा में कमरे में पहुंचते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन फातिमा खातून से पूछते हैं माँ आपको ये कमरा कैसा लगा। तो फातिमा खातून उससे कहती है अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं हमारे लिए आप सब कुछ छोड़ कर आई हैं, हम जो भी करें कम है। तो जवाबन फातिमा खातून कहती है मेरे लिए तुम सब कुछ हो। इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं और फातिमा खातून कहती है मैंने बाजार में शमसा खातून के बारे में बुरा भला कहते हुए सुना। उनका दावा है कि उसने खलीफा को जहर दिया था, हकीकत क्या है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मुजरम नामालूम है, कुछ लोग शमसा खातून पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फातिमा खातून कहती हैं लेकिन अफवाहें यहाँ पर नहीं रुकती बेटा, अफवाहों ने उसकी इज्जत और साख को दागदार कर दिया है। मैंने जब सुना तो मुझे बहुत भारी महसूस हुआ। तो वजीर सलाहुद्दीन परेशान होते हुए पूछते हैं आपने क्या सुना माँ। तो फातिमा खातून कहती है लोग कहते हैं कि वो वजीर की आशिक है और इसलिए तुम उसकी हिफाजत कर रहे हो। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं उन्होंने काहिरा से मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और मैदान खाली पाया, फिक्र मत करें, मैं जो जरूरी होगा वो करूंगा। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन चले जाते हैं। नाजरीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शमसा खातून ख्वाब में दीवाने जाबर के साथ अपनी मां को तलाश कर रही होती है। जाबर उसे लेकर एक खूबसूरत कमरे में पहुंचता है और कहता है यकीनन जन्नत में दूध से बहते हुए दरिया है। पर्दों में से आगे बढ़ते हुए शमसा खातून को पर्दे के पीछे ही दूसरी जानब एक खातून दिखाई देती है जो या अली या हसन या हुसैन पुकार रही होती है। ये सुनकर शमसा कहती है ये तो मेरी माँ की आवाज है, क्या ये औरत मेरी माँ है। जब वो पलटती है तो जाबर जा चुका होता है। आवाज गूंजती है जो कोई उनसे दिल की गहराई
चतराइयों से मोहब्बत करे वो जन्नत में दाखिल होता है बगैर जवाबदेह हुए। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हम सब पर फर्ज है। हम इस मोहब्बत के साथ मुश्किलात में नहीं पड़ते। इस सारे मंजर को देखते और सुनते साथ ही शमसा की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और वो कहती है, माँ मैं आ गई हूँ। ये सुनते ही वो खातून आगे बढ़कर पर्दे से बाहर आती है और वो कहती है, मैंने ये लोरी तुम्हारे लिए उस वक्त गाई थी जब तुम बहुत छोटी थी। मैंने तुम्हारे कानों में इन नामों का जिक्र किया था। जल्दी या बदेर तुम अपने आप को ढूंढ लोगी शमसा, और जब तुम अपने आप को ढूंढ लो तो जो तमाम जहानों के लिए रहमत है उससे मिलोगी। जबकि शमसा मुस्कुराकर अपनी माँ को देख रही होती है और इस ख्वाब के साथ ही उसकी आंख खुल जाती है और वो खुश होकर उठते हुए कहती है, ये वही है, ये लोरी थी। उसके इस तरह उठने पर लैला उससे पूछती है, शमसा बहन कौन सी लोरी? तो शमसा कहती है, मेरी माँ की वाहिद निशानी जो बाकी रह गई थी, वो लोरी जिसको मैं इतने सालों से याद करने की कोशिश कर रही हूँ लैला। उधर महल में हम देखते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन खिड़की से बाहर आसमान को देख रहे होते हैं। इसी लम्हे वहाँ पर आने वाले काजी फाजल कहते हैं, जो मुसीबत में फंसा रहता है वो आसमान की जानब मुंह करता है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं निकलने का रास्ता तलाश कर रहा हूँ, लेकिन इतने ज्यादा शोर शराबे में किसी के दिल की आवाज सुनना मुश्किल है। तो काजी फाजल कहते हैं, फिर आवाजें कम करने की कोशिश करें, शोर दिमाग की मुखालफत से दिल तक आता है। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, मैं उन्हें एक दूसरे से अलग कैसे करूं? तो काजी फाजल कहते हैं, जो कुछ आप अपने दिल में छुपा रहे हैं उसका इकरार करके वजीर हजरत, शमसा खातून से आपकी मोहब्बत और लगाव वाजे करके। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैंने कभी इनकार नहीं किया। तो काजी फाजल कहते हैं, लेकिन इसका सामना भी नहीं किया। शमसा खातून आपके लिए कहरा आई थी, लेकिन आपने हमेशा उसे दूर से देखा। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आज उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ। तो काजी फाजल पूछते हैं, तो आपने क्या जवाब दिया? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं खामोश रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की परवरिश एक मुसलमान माँ करे। काजी फाजल, मैंने पहले अपने आप से ये वादा किया था, शायद मुझे इस वादे के टूटने का डर था। तो काजी फाजल कहते हैं, अगर आप इस राय पर अमल करते तो आप काफी अरसा पहले शमसा को छोड़ चुके होते, लेकिन शमसा के गिर्द आपकी मोहब्बत मंडला रही है। अब आपके लिए भागने के लिए कोई जगह नहीं बची वजीर हजरत। अगर आप ये नहीं कहते कि आप उससे प्यार करते हैं तो मोहब्बत का मसला आवाज को खत्म कर देगा। शमसा खातून आपके लिए क्या है, आप इस बात का जवाब उन्हें दें। यह कहते साथ ही काजी फाजल वहां से चले जाते हैं और वजीर सलाहुद्दीन सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि सुबह के वक्त नजीर अपने सिपाहियों के साथ कैरक की जानब रवां दवा होता है। एक सिपाही उससे पूछता है, नजीर क्या आपको लगता है कि चातलियन हमारे साथ दोबारा काम करेगा? तो नजीर कहता है, मिस्र और शाम के दरमियान अफरा तफरी फैलाने के लिए अब भी उसे हमारी जरूरत है। राकीफ मर गया है और खलीफा बिस्तरे मर्ग पर है। मुझे कैंप में बदवैयों को खाना खिलाने के लिए उसके साथ काम करना है। जबकि बोरो अपने सिपाहियों के साथ छुपकर उन्हें देख रहा होता है और कहता है, मुझे यकीन था कि साहिरा नजीर के साथ आएगी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। अगले ही लम्हे बोरो के इशारे पर अली अपना नेजा नजीर के साथी को मारकर उसे हलाक कर देता है। ये देखकर नजीर कहता है, हमला हुआ है, तैयार हो जाओ। जबकि बोरो अपने सिपाहियों के साथ उसकी जाना भागते हुए कहता है, नजीर को मेरे लिए छोड़ दो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब उन पर चढ़ दौड़ते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ये सारा मंजर देखकर नजीर डरते हुए कहता है, इनको करीब मत आने देना, इनका ध्यान भटकाओ। बोरो, अली और तुराब मुसलसल मुनाफिकों को हलाक कर रहे होते हैं और नजीर के मुनाफिक बिल्कुल उनके सामने टिक नहीं पा रहे होते। जबकि बुज़दिल नजीर अपने घोड़े पर ही सवार रहता है। अपने आदमियों को मरता हुआ देखकर कहता है, जल्दी करो, अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम भाग रहे हैं। ये कहते साथ ही वो कुछ सिपाहियों के साथ वहां से भाग पड़ता है। बोरो अली और तुराब के साथ उसके पीछे जाता है। दूसरी जानब कुदस में मारिया इमालिक से कहती है, शहनशाह की जानब से आने वाली खबर के मुताबिक पहरी बेड़ा आक बंदरगाह पर उतरेगा। रमला में मुंतजर टेम्पलर्स की पुतली आक बंदरगाह में मौजूद पहरिया में शामिल होंगे। ये सुनकर इमालिक लाडगाय से कहता है, ये बहुत अहम है लाडगाय, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले का ख्याल रखो। सुल्तान नूरुद्दीन उन सिपाहियों को बहरिया में शामिल होने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। और फिर मारिया कहती है, उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। और फिर बालन कहता है, महाराज अलीसा नामी एक ताजर है जो वजीर सलाहुद्दीन के लिए काम करता है। अगर ये मालूमात उस तक पहुंच जाए तो सलाहुद्दीन उसके मुताबिक हरकत करेगा। और फिर मारिया कहती है, अलीसा और वजीर सलाहुद्दीन सोचेंगे कि रमला में फौजी साजो सामान है और वो अपने सिपाहियों को वहां पर भेजेंगे, लेकिन अहम फौजी साजो सामान अंताकिया के बंदरगाह में होगा। जंगियों की ऐसी झूठी फतह देना जब वो समझेंगे कि हम सिकंदरिया जा रहे हैं, हम अपने पूरे बहरी बेड़े को मुंतकिल कर चुके होंगे। ये सुनकर इमालिक बालन से कहता है, कौन तो बालन, माजी में जो कुछ हुआ माजी में रह गया। ये तुम्हारे लिए एक नया और बहुत अहम मौका है। ये मेरी और कुदस के साथ तुम्हारी वफादारी साबित करने का मौका है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।